राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ यूपी टेट, यूपी पेट या फिर यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। ये क्वेश्चंस हैं साइंस से संबंधित, और इससे पहले हमने जो विज्ञान की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें 1 से लेकर के 30 प्रश्न तक शामिल थे, और इस सीरीज में 31 से लेकर के 60 तक क्वेश्चंस दिए गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा होती है। यानी कि ऑप्शन पहला दिया हुआ है कम होती है, ऑप्शन बी दिया हुआ है अधिक होती है, ऑप्शन सी एक समान होती है, और ऑप्शन नंबर 4 दिया है नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिक होती है। जो गुप्त ऊष्मा होती है वो अधिक होती है, इसीलिए उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण, पहला ऑप्शन दिया गया है चालन के द्वारा होता है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है संवहन के द्वारा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है विकिरण के द्वारा, या फिर चौथा ऑप्शन उपर्युक्त तीनों विधियों के द्वारा। इनमें से कौन सा सही होगा? तो 32 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विकिरण के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश क्या है? तो पहला इसमें ऑप्शन जो दिया गया है वो है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अनुदैर्ध्य तरंग, तीसरा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंग, या फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है ए एवं सी दोनों। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और सी दोनों। यानी कि प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग भी है और अनुदैर्ध्य तरंग भी होता है। अगला क्वेश्चन है किस माध्यम से प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? यानी कि किस माध्यम में जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा है आसमानी, तीसरा ऑप्शन है पीला, और चौथा ऑप्शन है बैंगनी। तो जो सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है वो होता है लाल रंग का। तो इस तरीके से ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही होगा। लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है, जबकि जो कम प्रकीर्णन होता है वो बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लाल रंग, दूसरा है आसमानी, तीसरा है पीला, और चौथा है बैंगनी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर है बैंगनी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक बैंगनी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इसमें पूछा गया अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। पहला ऑप्शन है बैंगनी, दूसरा ऑप्शन है लाल, तीसरा ऑप्शन है पीला, और चौथा ऑप्शन है आसमानी। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है वो बैंगनी का होता है। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से गेस करिए आप लोग कि कौन सा सही हो सकता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्रकाश का प्रकीर्णन, तीसरा है प्रकाश का व्यतिकरण, और चौथा ऑप्शन दिया गया है प्रकाश का अपवर्तनांक। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी के कारण आकाश का रंग जो होता है वो नीला दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण क्या है? इनमें से 4 ऑप्शन में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या उदाहरण है? पहला ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन दिया गया हीरे का चमकना, बी ऑप्शन दिया गया है रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, और सी ऑप्शन दिया गया है कांच में आई दरार का चमकना, और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी कि ये जो 3 ऑप्शन दिए गए ये तीनों ऑप्शन सही हैं। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका बनना, या फिर कांच में आई हुई दरार का चमकना, ये सभी ऑप्शंस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर ध्यान रखने की चीज़ है, यहाँ पर हेडलाइट पूछा गया है तो न कि बैकलाइट पूछा गया है। तो हेडलाइट में जो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतलावतल, और डी ऑप्शन है उभयोत्तल। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सही आंसर है अवतल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण का प्रयोग बैक मिरर यानी कि पीछे देखने के लिए, दृश्य को देखने के लिए गाड़ियों में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसी क्वेश्चन की हम अभी बात कर रहे थे।
तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा उत्तल दर्पण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, किस कारण से जो है टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं? तो पहला ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या फिर चौथा कारण है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होते हैं तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? कौन सा ऐसा रंग होता है जिसका विक्षेपण सर्वाधिक मात्रा में होता है? पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा है नारंगी, तीसरा ऑप्शन है पीला और चौथा ऑप्शन है बैगनी। तो किसका विक्षेपण सबसे अधिक होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। और किसका विक्षेपण सबसे कम होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा लाल। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो जो प्राथमिक रंग होते हैं वो होते हैं RBG, याद रखिएगा आप लोग। RBG जो होते हैं यानी रेड, ब्लू और ग्रीन, यही जो है प्राथमिक रंग कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो जो प्रतिबिंब बनने वाली बात आ रही है, ये इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यानी कि रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो निकट दृष्टि दोष होता है इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है अवतल लेंस, और जो दूर दृष्टि होता है उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है उत्तल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु तो दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई देती है और निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अभी इसकी बात कर रहे थे, तो दूरदृष्टि दोष करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। आप लोग इसको याद रखिएगा, 25 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? यानी कि कोई भी व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है, वहाँ से आकाश को देखता है तो उसको कैसा रंग दिखाई देगा? पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा ऑप्शन है हरा, तीसरा ऑप्शन है उजला और चौथा ऑप्शन है काला। तो इसका आंसर सही हो जाएगा काला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? इन चार ऑप्शंस में से जो प्रतिरोध का मात्रक होता है, पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा है ओम, तीसरा ऑप्शन है अर्ग और चौथा ऑप्शन है जूल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ओम। यानी कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, जबकि जूल जो होता है ये कार्य का भी मात्रक होता है और ऊष्मा का भी मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धचालक पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा है जर्मेनियम, तीसरा है आयरन और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे? पदार्थ के जो परमाणुवाद के प्रणेता थे उनका नाम था डाल्टन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता है वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है यौगिक कहलाता है, दूसरा ऑप्शन है अणु कहलाता है, तीसरा ऑप्शन है परमाणु कहलाता है, या फिर चौथा ऑप्शन सही होगा तत्व कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परमाणु। यानी कि परमाणु जो होता है वह सूक्ष्मतम कण है जिसका कि विभाजन नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में इनमें से क्या होते हैं? तो पहला ऑप्शन है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही होगा, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो होते हैं ये परमाणु के नाभिक में होते हैं। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनकी खोजकर्ता कौन है। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता का पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो रेडियो सक्रियता का जो पता लगाने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था
हेनरी बेकुरल। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जबकि बात करते हैं मैडम क्यूरी की, तो इन्होंने रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जा सकता है, यानी कि कपूर जो होता है उसको कौन सी विधि से शुद्ध किया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, दूसरा है प्रभाजी आसवन, तीसरा है आसवन और चौथा है क्रिस्टलन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उनको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉनों की कुल संख्या, तीसरा ऑप्शन है परमाणु क्रमांक और चौथा ऑप्शन है परमाणु भार। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परमाणु क्रमांक कहा जाता है, यानी कि प्रोटॉन परमाणु के जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन होते हैं उनको हम लोग परमाणु क्रमांक के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का जो आयतन होता है वो कितना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 22.4 लीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रेडियम की खोज किसने की थी। तो रेडियम की खोजकर्ता इसमें पूछा गया। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट पियरे, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है मैडम क्यूरी और तीसरा ऑप्शन दिया गया हेनरी बेकुरल और चौथा ऑप्शन दिया गया ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी इन दोनों लोगों ने रेडियम की खोज की थी। बात करते हैं हेनरी बेकुरल की, तो हेनरी बेकुरल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक विलायक कौन है। सर्वाधिक विलायक पूछा गया है। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा है अल्कोहल, तीसरा है ईथर, चौथा है नेफ्ता। तो सर्वाधिक विलायक की बात की गई है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो दिया गया है, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया डालता है। यानी कि अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रभाव डालता है। पहला ऑप्शन है लाल कर देता है, दूसरा है पीला कर देता है, तीसरा ऑप्शन है हरा कर देता है और चौथा ऑप्शन है कुछ भी असर नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नीले लिटमस पेपर की प्रतिक्रिया जो होती है वो लाल कर देता है। तो इस तरीके से आज की सीरीज का जो दूसरा वीडियो था इसमें हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो नंबर 3 सीरीज का वीडियो नंबर 3 जल्दी लेकर के आएंगे हम। वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उन सभी वीडियोस को आप देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सभी वीडियो को देख करके उससे लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं जल्द ही आप लोगों को, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।